प्राचीन भारत 2600 बीसी से 712 बीसी या 1192 एडी तक एसेंट हिस्ट्री थी। मेडिवल हिस्ट्री 712 या 1172 से 1707 एडी या 1757 एडी थी और 1707 या 1757 से अभी तक मिडिवल हिस्ट्री नहीं 1757 तक है मिडिवल हिस्ट्री। इतिहासकार मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पे कालक्रम है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, उत्तर हड़प्पा काल अंधकारमय युग 1900 बीसी से 1500 बीसी, ऋग्वेदिक काल 1200 बीसी से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, महाजनपद काल 600 बीसी से 322 बीसी, मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी। ये जो एडी है, एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, इन द मीन्स इन द एज ऑफ अवर गॉड। मौर्य उत्तरकाल 185 बीसी से 319 एडी, गुप्त वंश 319 या 319 से 550 या 555, हर्षवर्धन काल 606 एडी से 647 एडी, राजपुताना काल, पूर्व मध्य काल, विपक्षीय संघर्ष शायद विपक्षीय संघर्ष 350 एडी से 1000 एडी या फिर 1192 एडी, सल्तनत काल 1206 एडी से 1526 एडी, गुप्त काल 1526 एडी से 1707 या 1857 एडी, आधुनिक भारत 1707 से अब तक। प्राचीन भारत, इसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। नोट, हम्मुराबी संहिता कानून का विश्व में प्राचीनतम स्रोत है। इसका संबंध मेसोपोटामिया से है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता अपनी सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी। 1826 ईस्वी चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर क्लिंगन ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे व उत्खनन किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय ASI की स्थापना हुई। 1921 सर जॉन मार्शल ने दयानंद साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है? यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह 3 देशों में फैली हुई है। 3 देश कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसकी आकृति कैसी है? यह त्रिभुजाकार आकृति में है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखिए, यह स्थिति है इसकी।
कहां से कहां तक फैली हुई है? ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए, उत्तर में मांड कश्मीर चिनाब नदी से, यहां दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र पूर्वी नदी परवरा नदी तक, और वहां पूर्व से आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी से दास्क नदी सुल्का गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, और यहाँ पे इस साइड से यहां तक भी फैली हुई है। कहां तक? अफगानिस्तान तक, सोर्तगुई आक्सस नदी तक। अब इसका काल क्या था? समय का निर्धारण C14 पद्धति से किया जाता है। C14 मतलब कार्बन 4 डेटिंग मेथड। नई एनसीईआरटी के अनुसार 2600 बीसी से 1900 बीसी है इसका कालक्रम, और पुरानी एनसीईआरटी के साथ 2700 बीसी से 1750 बीसी है। सार्गोन अभिलेख के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी है। स्थल, अब स्थल में बात करें, पहला है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति है मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में। वर्तमान में साहिबाल जिले में है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यहां से निम्नलिखित अवशेष मिलते हैं। कौन सा? यहाँ पे पहला मिलता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कितने मिलते हैं? 12 से 37 कब्रिस्तान इसके अंदर मिलते हैं। विदेशी की कब्र भी मिलती है। इसको एक ताबूत में दफनाया गया था। धातु की इक्का गाड़ी मिलती है। श्रृंगार पेटी मिलती है। स्वास्तिक का एक निशान मिलता है। रावी नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है। पहला, पास में चबूतरे मिलते हैं, पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं इसके। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता है राखालदास बनर्जी। इसकी स्थिति है लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान। सिंध नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहां से निम्नलिखित अवशेष मिलते हैं। कौन से? पहला मिलता है विशाल स्नानागार। यह विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित है। इसका आकार क्या है? 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट का है ये। इसके उत्तर व दक्षिण में नीचे उतरने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई है। जल रिसाव को रोकने हेतु बिटुमिनस एंड जिप्सम का लेप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कमरे हैं और ये नीचे उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां हैं। यहाँ पे तीनों तरफ 3 तरह के बरामदे मिलते हैं। बरामदे के पीछे 3 तरह के कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी है। प्रथम तल के कमरे का प्रयोग संभवतः पुरोहित करते होंगे। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जा रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। और दूसरा है नर्तनी की मूर्ति। RS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका निर्माण लोस्ट वैक्स यानी मोम लुप्त तकनीक से हुआ है एवं यहाँ कांस्य की, और यह कांस्य की बनी हुई है। यह नग्न अवस्था में है लेकिन आभूषण धारण किए हुए है। इसके हाथ में चूड़ियां एवं दूसरे हाथ में ताबीज एवं कड़ा है। गले में इसके हार है। भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली में खड़ी है ये। तीसरी चीज मिलती है पुरोहित राजा। यह सेलखड़ी पत्थर से निर्मित मूर्ति है। ध्यान की अवस्था में है। आंखें आधी बंद एवं खींची हुई है। ऐसे कुछ इस स्थिति में इसमें शॉल ओढ़ रखा है इसने,
कशीदाकारी का कार्य किया हुआ है। आकार 17.4 सेमी इसकी ऊंचाई है और 11 सेमी इसकी चौड़ाई है। चौथी चीज मिलती है पशुपतिनाथ की मुहर। सेलखड़ी से निर्मित यह वर्गाकार मुहर है। एक योगी 3 सिंह वाला मुकुट धारण किए पद्मासन अवस्था में बैठा है। यह निम्न पशुओं से घिरा हुआ है। बाएं और गेंडा एवं भैंसा तथा दाईं ओर हाथी व बाघ तथा सामने 2 हिरण हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। अगला है विशाल अनानागार और एक मिलता है महाविद्यालय के साक्ष्य जिसे सामुदायिक भवन भी कहते हैं। एक सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, मेसोपोटामिया की मुहर जो विदेशी व्यापार का साक्ष्य है, घोड़े के दांत, शंख का स्केल पैमाना मिलता है। यहां से किसी कब्रिस्तान का अवशेष प्राप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। तीसरा स्थल है लोथल। लोथल का उत्खनन करता रंगनाथ राव या SR राव। स्थिति गुजरात, बोगावा नदी के किनारे। यह एक व्यापारिक नगर था। यहां से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का कारखाना, चावल व बाजरा के साक्ष्य, फारस की मुहर जो गोलाकार बटन नुमा है, घोड़े की मरण मूर्तियां, चक्की के चक्की के 2 पार्ट। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। यह एकमात्र स्थल है यहाँ का। नाव के खिलौने मिलते हैं। चौथा स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा का खोजकर्ता जगतपति जोशी 1967 AD। उत्खनन करता रविंदर सिंह बिस्ट 1990 से 2005 AD। स्थिति खाडिरबेट द्वीप, कच्छ जिला, कच्छ मरुभूमि वन्य अभयारण्य। क्षेत्रफल है इसका 120 एकड़। यह क्षेत्र मनसर एवं मनहर जलधारा के मध्य स्थित है। यह मनसर जलधारा और यह मनहर जलधारा और यहाँ पे ये धोलावीरा स्थित है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। 3 कौन सा? दुर्ग में, मध्य भाग में, निम्न भाग में। यहां से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। आकार सभी का इनका 23 फीट गहरा एवं 256 फीट लंबा है। 2014 में एक जलाशय मिला जो 10 फीट गहरा और 241 फीट लंबा एवं 96 फीट चौड़ा था। जिप्सम से बने 10 अक्षरों या प्रतीक वाला लकड़ी का बोर्ड मिला है। प्रत्येक लगभग 37 सेमी ऊंचा और 27 सेमी चौड़ा है। बोर्ड 3 मीटर लंबा है। इसे विश्व में सबसे पुराना साइन बोर्ड माना गया है। स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से मनके मिलते हैं, रिंग, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, टेराकोटा सील मिली है। अगला स्थल है चन्हुंदड़ो। चन्हुंदड़ो का उत्खनन करता है NG मजमूदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। स्थिति क्या है इसकी? सिंध, पाक। यह एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं। कार्नेलियन मनके के अवशेष मिलते हैं। और अगला स्थल है सुरकोटड़ा या सुरकोटदा। स्थिति गुजरात,
घोड़े की हड्डियां मिलती है। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला है कुणाल। कुणाल की स्थिति हरियाणा। चांदी के यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, लापिस लाजुली। अगला स्थल है देमाबाद। कांसे के 4 रथ मिले हैं या देमाबाद से। अगला है रोंजदी गुजरात। रोपड़ या रूपनगढ़ पंजाब। रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आमरी सिंधु पाकिस्तान, यहां से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा, घग्गर नदी उत्खनन करता इसके RS 20 है। मिट्टी से निर्मित हल्का खिलौना मिला है। मातर देवियों की मूर्तियां मिली है जो के साक्ष्य मिले हैं। दावन पात्र मिला है। नोट फेस्ट कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी प्राक हड़प्पा का हड़प्पा स्थल है। नोट 2 रंगपुर व रोजदी उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। नोट 3 कोटला निहंखा रोपड़ में है और रंगपुर आजादी के समय भारत में स्थित 2 स्थल थे। नोट 4 सोर्तगुई और मुंडीगा के अफगानिस्तान में स्थित हैं। राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल माना गया है। अब हड़प्पा एक नगर नियोजन था। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत एवं ऊंचे टीलों पर स्थित था। सार्वजनिक स्थल की इमारतें यहां स्थित थी। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था। इसे निचला शहर भी कहा जाता था। शहर ग्रिड पैटर्न से बना हुआ था। सबके एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद एक लोथल स्थल था, उसके मुख्य दरवाजे पे खुलते थे, बाकियों के नहीं खुलते थे। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन, स्नानागार होता था। इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। इन नगरों में उत्कर्ष जल निकासी की व्यवस्था होती थी। प्रत्येक घर नाली से जुड़ा होता था। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित एवं ढकी हुई होती थी। मुख्य मार्ग पर नलियों को साफ करने के लिए नियमित अंतराल पर होदियां या मलकुंड बने होते थे। यह व्यवस्था किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है। इसकी राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति में जानकारी का अभाव है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा। सामाजिक स्थिति संभवतः मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। बड़ी मात्रा में मातर देवियों की मूर्ति मिलती है। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। शांति प्रिय समाज था। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवारात पहनते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। प्रिय खेल शतरंज, मुर्गे की लड़ाई थी। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलते हैं। आर्थिक स्थिति कृषि आधारित व्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, खजूर, तरबूज, जौ, तिल प्रमुख फसलें थी। चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। सोर्तुगई से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं।
कपास की खेती विश्व में सबसे पहले भारत में आरंभ हुई थी। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सूअर इनके पशु थे। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। यह शेर से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता से शेर का चित्र नहीं मिलता है। विदेशी व्यापार होते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाविक का देश है। मेलुहा हाजा यानी मोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दिलमुन बहरीन व माकन या मगान जिसे ओमान कहते हैं मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। मेहुला सिंडन कपास के लिए प्रसिद्ध था। मेलुहा सिंडन, सिंडन यानी कपास, मेलुहा कपास सिंडन के लिए प्रसिद्ध था। वस्तु विनिमय होता था। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा व टीन मिलाकर कांस्य बनाते थे। कालाकोट एवं नागेश्वर से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। धार्मिक स्थिति, बहुविधवाद को मानते थे। पशु व महिला देवताओं की पूजा करते थे। पुरुष और महिला देवताओं की पूजा करते थे। प्राकृतिक बहुविधवाद को मानते थे। वह पशु और पक्षियों की पूजा करते थे। वह लिंग पूजा और योनि पूजा करते थे। वह जल एवं प्रकृति पूजा भी करते थे। वह शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे। वह क्रमफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अंधविश्वास को मानते थे एवं पशु बलि दिया करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर आदि शिव का चित्र मिलता है। इसकी लिपि का ज्ञान नहीं था। भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी एवं बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह गोमूत्राक्षर या हलासन लिपि है। बोउस्ट्रोफन बोउस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट 375 से 4 भाव इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियां एवं मोहरे, यहां से 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं। धातु की, पत्थर यानी सेलखड़ी, मिट्टी यानी टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है धातु की। देमाबाद से धातु के 4 रथ मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। टेराकोटा की मातर देवियों की मूर्तियां सभी स्थानों से मिलती हैं। ज्यादातर मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई हैं। अधिकतर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वामित्व की पहचान थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं। मैक्स एक सिंगा और कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिंगट के अनुसार आर्यों का आक्रमण। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल एवं मेके के अनुसार बाढ़। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। यू.आर. केनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया था। निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी रहे होंगे।